किसी का कोई भी क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो, जो भी हमने ट्रेनिंग ली है, अब तक ट्रेनिंग की है या फिर आप अलग से भी है तो भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। बेसिकली आज हम बात करेंगे इसमें आईएसओ और आईएटीएफ के रिगार्डिंग कुछ, तो बेसिक हम लेके चलते हैं आज। तो आपने देखा होगा आईएसओ ये 3 वर्ड से मिलकर बना है आईएसओ। अगर इसकी लॉन्ग फॉर्म की बात करें तो लॉन्ग फॉर्म होती है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इसकी एक लॉन्ग फॉर्म हो जाती है आपकी ये, ठीक है। अगर हम इसका बात करें आईएसओ क्या है, आईएसओ एक नाम है। इसके बाद ये क्या होता है, ये इसका सीरीज नंबर होता है, आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे आपका मोबाइल का नंबर होता है, किसी का नंबर होता है ना, किसी टॉपिक का नंबर या फिर कोई धारा का नंबर होता है, इस टाइप से नंबर है आपका ये ईयर है। जो भी आपके लेटेस्ट ईयर रिवीजन चल रही है वो उसका ये रिवीजन नंबर है ये, कि हमारी रिवीजन किस ईयर को किस रिवीजन नंबर को आया ये, ठीक है। ये हम यहाँ से अब ये सब देख सकते हैं, ये आप देख पा रहे हैं ये, ठीक है। तो आईएसओ कब कब रिवीजन आया, इसमें से फर्स्ट एडिशन कब आया था 1987 में, और दूसरा आया था 1994 में, थर्ड आया था 2000 में, और जो फोर्थ आया था 2008 में, और जो फिफ्थ चल रहा है अभी ये 2015 का चल रहा है, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें स्टैंडर्ड की, जो ये जर्मन कंपनी का स्टैंडर्ड है ये, ठीक है, ये इसमें से वर्ड का मीनिंग होता है आपका। अब इसमें भी स्टैंडर्ड कई होते हैं आईएसओ में, आपने देखे होंगे आईएसओ का 14001, 45001, इन सब का मीनिंग अलग अलग होता है। आईएसओ ये भी होते हैं, ये क्या आईएसओ ये 9001 क्या होता है, ये क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, क्यूएमएस के लिए किया जाता है। ये इन्वायरमेंट के लिए किया जाता है आपका, है ना, इन्वायरमेंट के लिए। और जो 45001 सेफ्टी के लिए किया जाता है, जहां सेफ्टी की बात करते हैं कंपनी में, वहां इसका यूज करते हैं हम, ठीक है। अगर हम आईएटीएफ की बात करें, आईएटीएफ में भी आपके 4 वर्ड होते हैं। इंटरनेशनल ऑटोमेटिक टास्क फोर्स, पहले टीएस हुआ करता था। तो टीएस की फुल फॉर्म कौन बताएगा, किसी को याद है टीएस की फुल फॉर्म? टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। परफेक्ट, आपको याद है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन था। तो ये इसमें से थर्ड एडिशन आए हुए थे। पहला आया था 1999 में, और सेकंड आया था 2002 में, और थर्ड आया था 2009 में। इसके बाद जो लेटेस्ट एडिशन चल रहा है वो 2016 में अभी आया है। अब ये फर्स्ट एडिशन बन गया, क्योंकि पहले टीएस हुआ करता था, अब टीएस चेंज हो गया, अब क्या बन गया, ये आईएटीएफ हो गया। तो यहां से आपका चेंज हो गया पूरा ये, अब ये फर्स्ट एडिशन हो गया। इसके भी सीरीज हैं ये, यहाँ पे देखें ये सीरीज है, आइडेंटिफिकेशन नंबर है। आईएटीएफ में भी बहुत सारे सीरीज हैं। आईएटीएफ के अगर देखें तो बहुत सारे सीरीज निकलेंगे आपके, बट जो हम ऑटोमोटिव के लिए यूज किया जाता है, ये क्यूएमएस के लिए यूज किया जाता है, ये वाला स्टैंडर्ड यूज किया जाता है ऑटोमोटिव के लिए, ठीक है। तो ये फर्स्ट एडिशन है। फर्स्ट एडिशन कब आया था, अक्टूबर 2016 को रिलीज हुआ था ये, ठीक है। और इसको ओईएम कंपनियां जो होते हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर होते हैं, इनके जो सप्लायर्स होते हैं वो ले सकते हैं इनको। ऑटोमोटिव पार्ट की जो सप्लायर चेन होती है, देखो हीरो के बाइक बना रही है, तो हीरो के जो पार्ट्स बनाते हैं वो कंपनी इसको ले सकती हैं। जो हीरो के बाइक के मारुति के पार्ट्स बनाती हैं, है ना, कार के पार्ट्स बनाती हैं, बाइक के पार्ट्स बनाती हैं, और उनके जो भी सप्लायर्स होते हैं, रॉ मटेरियल के हुए, मैन्युफैक्चरर हुए, वो सारे इसका स्टैंडर्ड को ले सकते हैं। और आईएसओ की बात करें, आईएसओ एक चाय वाला भी ले सकता है, एक कंपनी भी ले सकती है, कोई हॉस्पिटल ले सकता है, स्कूल ले सकता है, और मतलब एक पान वाला भी ले सकता है। ये आईएसओ कोई भी ले सकता है, क्योंकि आईएसओ क्या है, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम है, आपकी क्वालिटी को जजमेंट करता है। क्वालिटी को ये भी करता है, बट ये ऑटोमोटिव सेक्टर में यूज करते हैं आईएटीएफ को, ठीक है। तो ऑटोमोटिव सप्लाई चेन जो भी है हमारी ऑन वर्ड व्हीकल्स, जो ऑन रोड व्हीकल्स होते हैं, वही इसको ले सकते हैं। तो आईएसओ और आईएटीएफ में जो आपको अंतर समझ में आया, कौन इसको ले सकता है कौन इसको नहीं ले सकता है, ये सारी कंपनियां इसमें से ये ले सकती हैं, इसकी हम बात करें तो। दूसरा, इसमें कुछ टर्म्स होती हैं। क्या क्या टर्म्स होती हैं आईएसओ में, हम बात करके लेके चलें, इनकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होती है। तो ये होती है इसमें से सेल, शुड, नोट, सच एज, ये इसके टर्म्स होते हैं। ये टर्म्स बताता है सेल,
सेल का मतलब है मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एज द गिवन बिलो। जो भी जहां पे सच है लिखा होता है तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट है मैंडेटरी है, कहीं प्रोसीडर बनाना है, कोई फॉर्मेट बनाना है, उसको आपको कंपलसरी बनाना ही बनाना पड़ेगा। जहां पर दिया होगा सेल और जब शुड दिया हुआ है तो रिकमेंड करता है ऑर्गेनाइजेशन मस्ट प्रिपेयर प्रपोज, यानी वो प्रपोज करता है कि आपको बनाना ही बनाना है इसमें, मगर बना सकते हो अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो ठीक है, बट आपको बनाना पड़ेगा। ये आपको गाइडेंस देता है, नोट लिखा है वहां गाइडेंस देगा, आपको क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा उसके बारे में। जो कोई पॉइंट्स है उस पॉइंट के बारे में जहाँ पे क्लोज दिया हुआ है, उस क्लोज के आगे में नोट लिखा हुआ है, तो आपको गाइडेंस और क्लेरिफिकेशन देना पड़ेगा। और इसमें आपको मतलब गाइडेंस और कुछ गाइडेंस ओनली देना है और ओनली समझाना है उसके टॉपिक के बारे में, उस क्लोज के बारे में, जो भी रिक्वायरमेंट है क्लोज की, उस क्लोज को पूरा फिलफुल करना पड़ता है। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी सेल, शुड और मैं और कैन, तो ये सारी एक्टिविटी हम इसमें से देख सकते हैं ये। ठीक है, तो इसके हमने जैसे बात करी थी अभी, ये हमने फुल फॉर्म देखा था आईएमएस। आईएमएस होता है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम। इसका मतलब होता है कि आपकी कंपनी में बहुत सारे स्टैंडर्ड हैं। आईएसओ हो सकता है 9001, 45001 और 14001। ठीक है, 27001। अब कौन बताएगा 27000 क्या बताता है ये किसके लिए होता है? 27000 बार आईटी सेक्टर में यूज किया जाता है, जो आपकी कंपनी का डाटा सिक्योरिटी के लिए होता है, आपकी कोई कंपनी का डाटा लीक ना हो। वो डाटा सिक्योर कैसे करेंगे? आईटी सेक्टर का जो भी हमारा डाटा होता है, मेल के द्वारा कंपनी से कुछ डॉक्यूमेंट, क्रिटिकल डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे हमारा कोई बॉम्ब्स है या कोई ऐसा मटेरियल्स है या कोई डॉक्यूमेंट्स ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉनिक की बात करता है, कोई मेल की बात करता है, कोई रेसिपी की बात करता है, वो सारे आपके डाटा शेयर ना हो, उसके लिए हम 27001 यूज करते हैं। और 14001 हमने बताया था एनवायरमेंट के लिए, तो लिखा हुआ है यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा हुआ है एनवायरमेंट है ना, एनवायरमेंट मैनेजमेंट सिस्टम 14001। और ये 45001 लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट। अच्छा, इससे पहले कौन सा स्टैंडर्ड हुआ करता था ये, जो कोई बता सकता है? अगर इंटरव्यू पूछा जाता है कि जो आईएसओ 45001 था, इससे पहले कौन सा स्टैंडर्ड हुआ करता था, ये किस नाम से जाना जाता था? किसी को पता है? एक ऑप्शन है हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट, जो सेफ्टी की बात करता है। ये पहले ये बात करता था 18001, इसको रिप्लेस करके ये बनाया गया है आपका 45001। ठीक है, उसके बाद आपका ये फुल फॉर्म होती है, ये कोर टूल, ये सब आपको सब पता ही है, ये तो इनके बारे में तो है ना। अब हम जैसे बात करें, हाँ बोलिए हेमंत। हेमंत, कोई क्वेश्चन है? ठीक है, हेलो हाँ बोलिए। हेलो सर औसात है ना, औसात हाँ ओसास, पहले ओसास का था 18001 ओसास था। ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी असेसमेंट सीरीज। हाँ पहले हेल्थ सेफ्टी से रिलेटेड था ना? जी, अब भी उसी से भी है, अभी भी उसी से है। अब ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी मैनेजमेंट कर दिया, अभी इसको आईएसओ में कन्वर्ट कर दिया है इसको, है ना। ओके। ठीक है, तो जैसे हमने बात करी थी इंटीग्रेट, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट सिस्टम, आईएमएस। तो जितने भी हमारे स्टैंडर्ड हैं कंपनी के, वो सारे एक कंपाइल करके इन सब स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को समझते हुए आपको कंपनी में मैनुअल प्रिपेयर किया जाता है। वो मैनुअल आपका बनता है, उस मैनुअल के अकॉर्डिंग ही आपकी ऑडिट होती है। इसमें क्या होता है कि आईएसओ 9000 कुछ कह रहा है, आईएटीएफ की रिक्वायरमेंट कुछ है, 14000 की रिक्वायरमेंट कुछ है, 45000 की रिक्वायरमेंट कुछ है, इन सब की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। अगर हम इन सबकी डब्ल्यूआई या प्रोसीडर्स अलग अलग यूज करेंगे तो कंपनी में फाइलें बहुत सारी हो जाएंगी। तो जो प्रोसीडर्स और डब्ल्यूआई, इन तीनों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाती हैं, तीनों की रिक्वायरमेंट को फिल करते हुए बनाई जाती हैं। जैसे तीनों को क्लोज ले लिया जाता है, चूंकि अब आपने देखे होंगे जो भी आईएसओ है, जो भी आईएसओ के हैं, उसमें सब में 10 क्लोज कर दिए हैं। कोई सा भी सीरीज देख लो आप, सबके 10 क्लोज हैं। तो जैसे भी आपके क्लोज की बात करता है तो सारे क्लोजों को मर्ज करके ही आपको डब्ल्यूआई प्रोसीडर की रिक्वायरमेंट रखी जाती है। जैसे मान के चलिए 9 नंबर क्लोज है,
अब 9 नंबर क्लोज आपका ISO 9001 में क्या रहेगा, मान के चलिए आपका एक एग्जांपल बता रहा हूं, क्लोज नंबर 9 है आपका, ठीक है, 9 क्लोज नंबर में आपका 9001, 14001 और 45001, 27001, इनकी रिक्वायरमेंट क्या है, इन सबको रिक्वायरमेंट करते हुए आपको WI बनानी पड़ेगी आपको। क्लियर? कोई क्वेश्चन है किसी का? ठीक है, यही आपका IMS कहता है। IMS कहता है कि जो भी आपके स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट है, IMS एक मैनुअल बनता है, इन जितने भी स्टैंडर्ड हैं आपके ISO में आपके हो सकते हैं 9001, 45001, 14001, 27001 और भी स्टैंडर्ड हो सकते हैं। ठीक है, आपका एक हो गया IATF का, IATF 16949 का, ये भी आपके स्टैंडर्ड जितने भी हैं उन सब का मिला के, सबकी रिक्वायरमेंट को मिला के ये आपको ये स्टैंडर्ड आपको बनता है ये। ठीक है, तो ये इसके अंतर्गत आता है आपका। अब हम बात करते हैं आगे। अब एक क्लोज नंबर लिया हमने, ये क्लोज नंबर क्या लिया, 7.2। अब कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके, है ना, हम ये हमारा डाउट सेशन था, इसमें किसके भी कोई क्वेश्चंस हैं, इंक्वायरी है, वो पूछ सकता है मुझे, है ना, अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ सकता है कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, अब हम बात करते हैं, ये है ISO 9001/2015 का। ठीक है, ये कहता है, यहाँ पे लिखा है वो सेल, यहाँ लिखा है सेल, द ऑर्गेनाइजेशन सेल। अब इसमें से क्या है आपका, इसमें क्या कर रहा है, कंपटेंसी, आपको कंपटेंसी क्या चाहिए, किसकी, इंटरनल ऑडिटर की, है ना। अब यहाँ पे क्या चाहिए आपका, कंट्रोल द इफेक्ट द परफॉर्मेंस इफेक्टिवनेस ऑफ द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम। तो जो भी आपकी इफेक्टिवनेस क्या क्या चाहिए आपको, उसकी बात करता है। इसमें आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग फॉर एक्सपीरियंस की बात करता है। ठीक है, इसी में आपका नेसेसरी कंपटेंस, अब आपको जो भी एक्टिविटी होगी आपकी, है ना, इस क्लोज के अंतर्गत जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में हैं, उनकी रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करनी पड़ेगी आपको। आपको पूरा क्या है, उनकी एजुकेशन क्या रहेगी, उनको ट्रेनिंग नीड क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो सारा आपको एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ेगा, इसका एक प्रोसीजर बनाना पड़ेगा आपको, और एक फॉर्मेट तैयार करना पड़ेगा इस टाइप से। तो लिस्ट ऑफ आपके कंपिटेंसी ऑडिटर्स इस टाइप से बना सकते हैं आप। इसमें क्या क्या रहेगा आपका, ऑडिटर के नाम, ठीक है, ऑडिटर का नाम क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका वर्किंग एक्सपीरियंस क्या है, और इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिट कहाँ कहाँ क्लोज में की हुई है वो जो दिखा दी। उसके बाद जो QMS, अब यहाँ पे क्या है, ना लिख दिया है आपको कोर टूल की रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जब जरूरत है तो आप वो चीज लिख सकते हो, और वो टूल लिख सकते हो यहाँ किसके रिगार्डिंग, आपका एजुकेशन, ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस, इसके बेस पे आप यहाँ पे लिख सकते हो। और नेसेसरी जो भी आपकी कंपिटेंसी है, आपकी और भी कोई कंपिटेंसी की रिक्वायरमेंट है, वो भी यहाँ पे आप लिख सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है, मैंने एक अपने एक्सपीरियंस फॉर्मेट बनाया है, ये कंपनी की रखते हुए, स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट रखते हुए, है ना। तो QMS की जरूरत है हमें, तो इसमें से क्या क्या जरूरत पड़ेगी हमें, एक ISO 9001 और एक IATF। तो IATF में आपको कोर टूल मस्ट होते हैं। IATF का ऑडिटर बनने से पहले आपको कोर टूल की नॉलेज होना बहुत जरूरी है, फर्स्ट है, क्योंकि आपको कोर टूल के बारे में पता नहीं होगा तो आप ऑडिट नहीं कर सकते, क्योंकि आपको कंट्रोल प्लान के बारे में नहीं पता, कंट्रोल प्लान क्या होता है और कंट्रोल प्लान कैसे प्रिपेयर करते हैं, कंट्रोल प्लान से कैसे ऑडिट करेंगे। तो बेसिकली आपने देखा होगा कंट्रोल प्लान और प्रोसेस फ्लो डायग्राम जो PPAP के डॉक्यूमेंट होते हैं, उन्हीं बेस पे ऑडिट की जाती है। आपकी FME है, FME की यूज करते हैं, FME और कंट्रोल प्लान ये इंपॉर्टेंट है आपके, है ना। आपको SPC नहीं पता, SPC क्या होती है, SPC कितनी होनी चाहिए, SPC कैसे कैलकुलेट करते हैं, MSA क्या होता है, MS कैसे कैलकुलेट करते हैं, आपको MSA के बारे में अगर इंटरव्यू लेना है किसी ऑपरेटर का, तो कैसे ले पाएंगे, जब तक आपको आइडिया नहीं होगा तब आप इंटरव्यू नहीं ले सकते। क्लियर? ले सकते हैं क्या, बताइए। हेलो, हम नहीं ले सकते ना उसका इंटरव्यू, कैसे पता लगेगा। दूसरी चीज, आपको जो भी हमारा है उसके प्रोडक्ट के बारे में पता है क्या, उसके प्रोसेस के बारे में पता है क्या, ये सारी चीज होनी चाहिए, और उसके प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल के बारे में पता है क्या, और भी आपको रिक्वायरमेंट है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हो कॉलम में। तो ये हो गया हमारा लिस्ट ऑफ कंपिटेंसी ऑडिटर्स। तो वही बताया आपका, जो भी आपके कुछ कंप्लायंस हैं उस ऑडिटर की, वो आपको लिखना पड़ेगा इस क्लोज के अंतर्गत। ठीक है, तो ये क्लोज, एक क्लोज लिया मैंने,
एक क्लोज क्या पकड़ा आपका 7.2, इसकी एक प्रोसीडर बनेगा, इसी का प्रोसीडर के साथ साथ आपका ये फॉर्मेट बनेगा, ये आपको फिल करना पड़ेगा। अभी हमने एक क्लोज पकड़ा, इस क्लोज के अगेंस्ट हम ये एक्टिविटी कर सकते हैं। अगला देखते हैं, अगला क्या कहता है। अब अगला कहता है इंटरनल ऑडिटर्स की कंपिटेंसी। अब उसकी कंपिटेंसी क्या चाहिए, ये तो हमने ठीक है उसकी नेसेसरी लिख दी हमने कि हमें ये चाहिए। अब एक ऑडिटर है, उसकी भी कंपिटेंसी क्या क्या होनी चाहिए। अब इसमें कह रहा है आपका, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन सेल, सेल लिखा है यहाँ पे, ये भी आपका कंपलसरी है, आपको डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना पड़ेगा। मैंने बोला ना, जहां पे सेल लिखा होगा, शॉर्ट लिखा होगा, मैंने यहाँ पे पहले समझाया था, तो जहां सेल लिखा है वहां पर आपको इसका प्रोसीडर्स और मैनुअल्स, आपको प्रोसीडर बनाना पड़ेगा या फॉर्मेट बनाना, डिजाइन करना पड़ेगा इसको एक्सप्लेन करने के लिए। ठीक है, तो क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट प्रोसेस या इंटरनल ऑडिटर्स या जो भी आपका कंप्टेंट्स है वो सब बनाना पड़ेगा। लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड इंटरनल ऑडिटर्स, जो भी आप कहते हैं लिस्ट ऑफ क्वालिफाइड ऑडिटर्स हैं, वो हमने पहले बना लिया है। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, उसको ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच के बारे में पता होना चाहिए, इंक्लूडिंग रिस्क वेस्ट थिंकिंग, और उसको ये भी पता होना चाहिए कहां रिस्क वेस्ट थिंकिंग, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद एप्लीकेबल कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, उसके कस्टमर को रिक्वायरमेंट क्या है ये पता होना चाहिए, और उसको आईएसओ और आईएटीएफ स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट पूरी पता होना चाहिए। आईएसओ और आईएटीएफ के स्टैंडर्ड की क्या रिक्वायरमेंट है ना, तो ये सब पता होना चाहिए एक इंटरनल ऑडिटर को बनने के लिए, तब तो इंटरनल ऑडिटर बन सकता है। ठीक है, उसके बाद जो भी सप्लायर के कोड टूल की रिक्वायरमेंट है वो भी आपको पता होना चाहिए, कोड टूल के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, एक कंपलसरी है। उसके बाद प्लान कंडक्ट, प्लान बनाना चाहिए, ऑडिट को कंडक्ट कराना चाहिए, रिपोर्ट बनाना चाहिए, क्लोज आउट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग, अपने ऑडिट फाइंडिंग की, उसके क्लोज आउट किए, वो सब उसे पता होना चाहिए। तो ये क्लोज में क्या क्या है, ये सारी कंपिटेंसी आप एक प्रोसीडर में लिखेंगे, इसका एक प्रोसीडर प्रिपेयर करेंगे। प्रोसीडर प्रिपेयर करने के साथ साथ आपको सारी चीजें देखनी पड़ेंगी, उसका इंटरव्यू लेना पड़ेगा, उस सबके सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपके पास एक इंटरनल ऑडिटर का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। उसके बाद आपको कोड टूल का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोड टूल की नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारी नॉलेज होनी चाहिए। तो यही हमारा यहाँ पे हम लिस्ट आउट ऑफ कॉम्पिटेंसी ऑडिट का हम एक्टिविटी यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, ये आपकी रिक्वायरमेंट हो गई आपके स्टैंडर्ड की, हमने एक क्लोज लिया 7.2 कंपिटेंस, उसके बाद हमने लिया 7.2.3 इंटरनल ऑडिटर कंपिटेंसी। तो अब हमने ये सारी चीज देख ली, तो ये रिक्वायरमेंट किसकी है, फर्स्ट एडिशन ऑडिटर आपके आईएटीएफ की। ये रिक्वायरमेंट किसकी थी आपकी, ये आईएसओ की रिक्वायरमेंट थी। तो इसी प्रकार से आपको तीनों स्टैंडर्ड की नॉलेज होनी चाहिए। तो आपको ये क्लियर हुआ इसके बारे में, आप आपने दो क्लोज पढ़े हमने, ये क्लियर है क्लोज। अब इसको डीप में समझने के लिए आपको फॉर्मेट और प्रोसीजर देखने पड़ेंगे आप इसके, है ना। यहाँ पर कोई किसी का क्वेश्चन है तो वो मेरे से पूछ सकता है। ठीक है, किसी का नहीं कोई सर, डाउट है, क्लियर है। क्लियर है ना। ठीक, अब हमें अब देखना है ये होता क्या है। हमने ठीक है कंपिटेंसी रिक्वायर्ड देखी क्यूएमएस मैन्युफैक्चरर प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिटर की, तो इसमें देखा हमने कि ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच, रिस्क विद थिंकिंग और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट और आईएसओ आईएटीएफ के क्या स्टैंडर्ड है, इसके बारे में समझा। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा और डीप में। देखिए, अब इसी के अंतर्गत देखा था हमने, जो जहां पर दिया है आपका, देखो इंटरनल ऑडिटर्स जो भी कंपिटेंसी थी आपकी। अब प्रोसेस और प्रोडक्ट ऑडिट कौन सी ऑडिट करने जा रहा है, किसके ऑडिट के लिए है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्ट, जो भी यहाँ पे लिखा है सेल, जो भी ऑडिटर्स हैं सेल, तो ये भी आपको प्रोसेस ऑडिट कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑडिटर्स, उसको पूरा टेक्नोलॉजी, उसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जैसे मोल्डिंग का है तो मोल्डिंग के बारे में उसे पता होना चाहिए, डाई कास्टिंग का है तो डाई कास्टिंग के बारे में उसे पता होना चाहिए, प्रोसेस कैसे, डाई कास्टिंग प्रेशर कितना रहता है और डाई का टेम्परेचर क्या रहता है। हाई प्रेशर डाई कास्टिंग में, तो हाई प्रेशर डाई कास्टिंग मशीन क्या होती है, उसमें प्रेशर कितना होता है, इंजेक्ट कितना होता है, और इसमें से क्या मेटल का टेम्परेचर होता है ना, उसका प्रोसेस क्या है, वो सब पता होगा तभी तो उसके बारे में ऑडिट कर पाएगा वो, उस प्रोसेस के बारे में। कैसे रॉ मटेरियल से लेके और डिस्पैच तक की एक्टिविटी के बारे में उसे पता होना चाहिए। अगर सीएनसी बीएमसी का है ऑडिटर, सीएनसी बीएमसी प्रोसेस का ऑडिट करने जा रहा है, तो सीएनसी बीएमसी के बारे में उसे पता होना चाहिए, कितना फीड होता है, कितना आरपीएम होता है, कैसे काम करता है, क्या टर्निंग होती है, कैसे ऑपरेशन चेक करते हैं, उसके बारे में कैसे एक्टिविटी होती है उसकी,
पूरा प्रोसेस, और रॉ मटेरियल रिसीविंग से लेके और डिस्पैच तक की एक्टिविटी का पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट ऑडिटर की। तो प्रोडक्ट ऑडिट होता है, प्रोडक्ट ऑडिट क्या है हमारा, डाई कास्टिंग का है, मैन्युफैक्चरिंग किसका है आपका, टर्निंग का है, या जो भी वेल्डिंग का है। अगर हम वेल्डिंग का प्रोसेस के बंदे से हम डाई कास्टिंग का पार्ट चेक कराएं तो वो नहीं कर पाएगा, वो वेल्डिंग के बारे में जानकारी है और उससे डाई कास्टिंग का पार्ट कैसे चेक कर पाएगा वो। तो इसीलिए जो ऑडिटर्स है उस प्रोडक्ट के बारे में उसे पूरा पता होना चाहिए, तो उस प्रोडक्ट के बारे में पूरा अवेयर होगा तभी ऑडिट कर पाएगा वो, अदरवाइज ऑडिट नहीं कर पाएगा वो, है ना। तो वही कह रहा है, टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द रिलेवेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, उसे जो भी आपकी टेक्निकल नॉलेज होनी चाहिए रिलेवेंट जो भी आपके मैन्युफैक्चरिंग है, और प्रोसेस रिस्क एनालिसिस सच एज पीएफएमईए और कंट्रोल प्लान। तो जो भी हमारे से मैंने बताया था पीएफएमईए कंट्रोल प्लान के बारे में जो एक्टिविटी है इसके बारे में पूरी उसकी अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि पीएफएमईए और प्रोसेस कंट्रोल प्लान और पीएफडी ये आपके पूरे प्रोसेस के बारे में बनती है, कहां से, रॉ मटेरियल से लेके आरएम से लेके और डिस्पैच तक की एक्टिविटी का जो बनता है वहां से बनता है, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट क्या है, उसका यूज ऑफ रिलेवेंट मेजरिंग एंड टेस्ट इक्विपमेंट्स, उसको कैसे क्या से चेक करेंगे। जैसे मैंने बात करी वेल्डिंग है, वेल्डिंग का चेक करने का प्रोसेस अलग होगा, सीएनसी बीएमसी में चेक करने का प्रोसेस अलग होगा, डाई कास्टिंग का पार्ट है उसका चेकिंग करने का प्रोसेस अलग होगा, ठीक है। वार्नियर है, माइक्रोमीटर है, हाइट गेज है, बोर गेज है, आपके बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, अलग अलग कंपनी में अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उनके बारे में जब तक उसे अवेयरनेस नहीं होगी तब तक वो इस ऑडिट में नहीं जा सकता है, ठीक है। वेन एवर ट्रेनिंग्स इज प्रोवाइड achieve competency understanding of information shall be retained or the documentation of the that competency with the above requirements, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको रिक्वायरमेंट्स पता होनी चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम बात करते हैं सिस्टम ऑडिट। सिस्टम ऑडिट आपकी 3 प्रकार की होती है, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी और थर्ड पार्टी। फर्स्ट पार्टी होती है आपकी इंटरनल ऑडिटर, जो इंटरनल ऑडिट करते हैं हम फर्स्ट पार्टी में, जो हम इसको फर्स्ट पार्टी ऑडिट करते हैं, जो इंटरनल ऑडिट करते हैं हम इसकी जो भी हम एक्टिविटी देखते हैं वो हमारी फर्स्ट पार्टी ऑडिट कहलाती है। थर्ड पार्टी ऑडिट होती है हमारी जो भी हमारी एक्सटर्नल एजेंसीज, जैसे हमारा आईएसओ आईएटीएफ की जो बॉडीज होती हैं, जैसे ट्यूबी है, वीएसआई है, क्वालिटी ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारी और भी ऑर्गेनाइजेशन हैं, जे आपके कंपनी में आके ऑडिट करें, सर्टिफिकेट देगी, वो आपकी थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाएगी। सेकंड पार्टी आपके कस्टमर ऑन सप्लायर एंड पे जाकर ऑडिट करें, जैसे मारुति है, हीरो है, आपके उसमें आगे ऑडिट करती है, वो आपकी सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाएगी। अब आपको फर्स्ट पार्टी ऑडिट कौन सी होती है, इंटरनल, हम सेल्फ ऑडिट करते हैं, जो आपके इंटरनल ऑडिटर्स होते हैं वो ऑडिट करते हैं, वो आपके सेल्फ इंटरनल ऑडिट कहलाते हैं। और सेकंड पार्टी ऑडिट आपके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट्स होती है और वो कस्टमर एंड आप ऑडिट करते हैं, वो आपके सेकंड पार्टी ऑडिट कहलाती है, ठीक है। एजेंसीज, कोई भी एजेंसीज हैं आपकी एक्सटर्नल एजेंसीज, आपके हो सकता है कोई अकाउंट की कोई एजेंसी हो, सीए की कोई ऑडिट करने आया है, या आपकी कंपनी में कोई ऑडिट हुई है, लीगल कोई ऑडिट कर रही है, तो ये सारी एजेंसीज हैं आपकी, ये थर्ड पार्टी ऑडिट कहलाती हैं, है ना। कोई एजेंसीज होती हैं, कोई फायर सेफ्टी से ऑडिट करने आया है, या पॉल्यूशन विभाग से गवर्नमेंट से कुछ कर्मचारी ऑडिट करने के लिए आए, वो भी आपके थर्ड पार्टी ऑडिट में कहलाएंगे। तो आपने ऑडिट समझा, सिस्टम ऑडिट 3 प्रकार की होती हैं, फर्स्ट पार्टी, सेकंड पार्टी, थर्ड पार्टी। उसके बाद हमें समझते हैं ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच। अब ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच का कहने का मतलब है कि आपको पूरा पता होना चाहिए, रॉ मटेरियल्स रिसीविंग से लेके अपने कास्टिंग, जीडीसी, या ना सॉर्ट ब्लास्टिंग, हीट ट्रीटमेंट, मशीनिंग, सीएनसी बीएमसी, या ब्रेकिंग एंड जो भी डिस्पैच एक्टिविटीज है हम इसको एक्टिविटी करते हैं। यानी कहने का मतलब है कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है इनपुट, और जहां आप प्रोसेसिंग करते हैं, और कस्टमर का सेटिस्फैक्शन आउटपुट, ये आपका पूरा ऑटोमोटिव प्रोसेस अप्रोच की बात करता है ये, ठीक है। इसी के बारे में बात करता है ये। हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर, अभी जो आपने रिसीविंग की बात की है ना, रॉ मटेरियल। हाँ हेलो। हाँ उसमें बोलिए। सर हम कौन सा स्टैंडर्ड यूज करते हैं? उसमें सर जो रॉ मटेरियल हम जो यूज करते हैं, नहीं तो जो हमें बाहर से जो रॉ मटेरियल आता है हमारा, हाँ उसके लिए हम एक सैम्पलिंग इंस्पेक्शन प्लान बनाते हैं, और उसमें से उसका पीडीआई कर दे, मतलब 10 या 20% जो कुछ है, वो लॉट एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है।
तो हमें वो किस मतलब कौन सा स्टैंडर्ड है जो हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के लिए, कुछ आई पता है ऐसा? 2500 कौन सा सर? ISO 2500 IS 2500 है ना, ये ISO एक मिनट 2500। सर, लिख लेता हूँ। एक तो ये सभी के लिए मतलब ये एलिजिबल है क्या सर? उसी में आपके अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, आपके इंस्पेक्शन का अलग होता है, उसके अलग अलग होते हैं, उसी में दिए होते हैं कैटेगरीज ये। नहीं नहीं, अभी ISO 2500 ये सभी जगह यूज होगा क्या? जैसे शीट नहीं मेटल हो, नहीं, वेल्डिंग हो, हाँ ऑटोमोबाइल। बेल्टिंग का अलग होगा आपका, उसका अलग ऐसा अलग अलग से आपको देखना पड़ेंगे, उसी के स्टैंडर्ड से स्टैंडर्ड होते हैं सर ISO अच्छा सैंपलिंग प्लान के। सर सैम्पलिंग प्लान का तो IS 2500 करते हैं हम लोग भी। हाँ, नहीं सबका करते सैम्पलिंग हैं। उसका प्लान क्या बनता है लेकिन? शीट मेटल है क्या है, ऑटोमोबाइल है क्या है? नहीं नहीं, सीट मेटल में भी वही होता है यार। अभी तो हम लोग पाउडर कोटिंग करते हैं, तो उसमें भी IS 2500 ही करते हैं सैम्पलिंग प्लान के लिए, जैसे नहीं आपने उस बताया कितना। नहीं नहीं ठीक है, उसके अंदर ही जो इसको ISO 25 पढ़ेंगे ना, उसमें कैटेगरी दी होती है अलग, वो अंदर जाके दी होती है उसमें, समझे? जब आप अच्छा ISO 2500 देखेंगे ना स्टैंडर्ड, उसमें कैटेगरी होती है, आपके कौन सा प्रोसेस है, उसकी क्या एक्टिविटी है, वो सारा दिया होता है उसमें। ठीक है, अच्छा। उसके अंदर दिया होता है सारी चीजें। ठीक है। ओके सर, ओके, थैंक ओके, ठीक है, गुड। तो ये सारी एक्टिविटी थी हमारी, तो इसी में हम इसको बात करते हैं। ठीक है, तो कहने का हमने पहले समझ लिया था, जो उसके कंट्रोल प्लान, इसके बारे में, उसका प्रोसेस, ऑब्जेक्टिव क्या है उसके, है ना, उनका टारगेट क्या है, ये सब पता होना चाहिए उन एक्टिविटी में। ये कंट्रोल प्लान, FMEA, ये सब एक्टिविटी होगी हमारी। ऑटोमेटिक प्रोसेस अप्रोच के बारे में बात करी थी, ये सब उससे अवेयरनेस होनी चाहिए। रिस्क बेस्ड थिंकिंग की बात करें, तो जो भी ग्राहक के जो विश्वास को ना समझने के लिए, कहाँ पे रिस्क है, उसमें जो समझने के लिए रिस्क और अपॉर्चुनिटीज उनको फाइंड आउट करके उसे पता होना चाहिए। ठीक है, कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स, CSR, उस कस्टमर की CSR के बारे में उसे पता होना चाहिए, जो भी कस्टमर की CSR है। उसके बाद आपको जो इम्पोर्टेंट्स है, वो इम्पोर्टेंट्स है आपका कोर टूल। अगर आपको ये आपको सारी पता है, तब भी आपको काम चल जाएगा, ऑडिट कर सकते हैं आप, क्योंकि कंट्रोल प्लान के हिसाब से आप ऑडिट कर सकते हैं। आपका जो भी FME है, इसके बेस पे आप ऑडिट कर सकते हैं। ये भी स्टैंडर्ड आपको बारे में पता होना चाहिए, स्टैंडर्ड का क्या मीनिंग है और क्या होता है। ठीक है, MSA क्या होता है? MSA में हम समझते हैं, अगर हम बात करें एक्यूरेसी की, हम क्लियरेंस की बात करते हैं, या फिर जो भी हमारा एक्यूरेसी है, हमारा इंस्ट्रूमेंट एक्यूरेट है क्या, तो इसमें चेक करते हैं कैलिब्रेशन के दौरान वायस, लीनियरिटी, स्टेबिलिटी और रेजुलेशंस, इन चीजों को हम समझते हैं। और अगर हम बात करें इसके प्रिसीजन की, तो प्रिसीजन में हम देखते हैं वेरिएबल के लिए हम ये देखते हैं, ये वेरिएबल के लिए होता है, और नीचे एट्रीब्यूट के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं। क्या क्या? इफ वेरिएबल देखते हैं हम गेज R&R और NDC वैल्यू, गेज R&R और देखते हैं हम NDC वैल्यू। ठीक है, इसमें चेक करते हैं हम इफेक्टिवनेस, मिस रेट और फॉल्स अलार्म। ये होता है हमारा एट्रीब्यूट में, ये वेरिएबल के लिए हो गया आपका। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है NDC वैल्यू, ये गया आपका, और ये गेज R&R, ये आपका लिए हो गया एट्रीब्यूट के लिए। इसी में हम देखते हैं मिस रेट, फॉल्स अलार्म का वैल्यू कितना कितना होना चाहिए। तो ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका पर्पज क्या है, ये पूरा आपको नॉलेज होगी तभी चेक कर पाएंगे। बायस क्या होता है, बायस कैसे चेक करेंगे, जब आपको पता है बायस के बारे में, तभी चेक कर पाएंगे आप। गेज R&R के बारे में पता है, तभी आप चेक कर पाएंगे ये सारी चीजें। तो ये सब आपके कोर टूल में आते हैं सारी चीजें। तो इसका एक पहला चैप्टर है आपका, एक बुक है आपकी MSA की, ये भी एक पूरी एक बुक है, पूरी एक बुक है, उसके अंतर्गत ये सारी चीजें हम समझते हैं। दूसरा है आपका SPC। SPC कोई क्रिटिकल पॉइंट्स होता है ना, जो क्रिटिकल पॉइंट्स होता है, उस क्रिटिकल पॉइंट के लिए हमारी ड्राइंग में, मान के चलिए हमारी ड्राइंग है ये, इस ड्राइंग में 100 डायमेंशन दी हुई हैं, 100 डायमेंशन का हम एक कोई क्रिटिकल पॉइंट्स है जो सबसे मेजर है, उसकी हम वैल्यू को चेक करते हैं, है ना, उसको कंट्रोल करते हैं, उसके लिए एनालिसिस करते हैं। इसी में होता है हमारा कॉमन कॉज, स्पेशल कॉज, और कुछ ये कंटेंट्स हैं, इसको हम एनालिसिस करके यूज करते हैं और देखते हैं इसमें। इसी में फॉर्मूला होते हैं हमारे CP CPK के और PP PPK के, इनको कैलकुलेट करते हैं। इनमें सिर्फ स्टैंडर्ड का फर्क होता है, बाकी दोनों का प्रोसेस सेम होता है। ठीक है, और CP CPK बराबर हो सकती है, और कभी भी CP आपका CPK से CP का कभी बड़ा नहीं हो सकता, CPK हमेशा छोटा रहता है CP से,
और सीपी के बराबर कब हो सकता है, जब प्रोसेस हमारा सेंटर्ड है तब। तो ये हम सब सीपी के बारे में बात करते हैं। ये सारी एक्टिविटी हम समझते हैं एसपीसी में। इनके कंट्रोल चार्ट से कैसे कैलकुलेट करते हैं, कंट्रोल चार्ट कितने प्रकार के होते हैं, इनकी टर्म्स क्या क्या होती हैं कंट्रोल चार्ट की, रूल क्या क्या होते हैं कंट्रोल चार्ट के, है ना, ये सारी बहुत सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो विद इन सब ग्रुप हम सब ग्रुप बना के कैलकुलेट करते हैं, तो हम एसपीसी कैलकुलेट करते हैं, और टोटल वेरिएशंस स्टैंडर्ड डेविएशंस हम कैलकुलेट करते हैं, तो हम पीपी के कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, ये हमारे एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया है, इसको हम ये लेते हैं। अगली बात करते हैं हम पीपैप की। जो पीपैप की बात करते हैं, पीपैप में देखते हैं हम जो भी हमारे डॉक्यूमेंट्स या जो भी हमारे अप्रूवल प्रोसेस होते हैं ना, पीपैप प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल प्रोसेस, तो जो भी प्रोडक्ट होता है जो हमारा फर्स्ट टाइम उसको यूज करते हैं, कोई रेंज चेंज करते हैं, उसकी यूज करते हैं हम सप्लाई चेन के लिए। फॉर एग्जांपल मान के चलिए हमारी पीपैप की रिक्वायरमेंट कब होती है, कोई न्यू पार्ट के लिए, कोई ईसीएन पीसीएन है, कोई इंजीनियरिंग चेंज है, प्रोसेस चेंज है, तब होता है, या कोई टूल के है तब होता है। ये सारे हमारे इसकी रिक्वायरमेंट है, कब पीपैप की सबमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो पीपैप रिक्वायरमेंट होती है, पीपैप इज रिक्वायर्ड विद एनी सिग्निफिकेंट चेंज टू प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। हमारे प्रोडक्ट या प्रोसेस में कुछ सिग्निफिकेंट चेंज होता है, कोई क्रिटिकल पॉइंट चेंज होता है, तब हमें पीपैप सबमिशन करना पड़ेगा। ठीक है, या न्यू प्रोडक्ट है या कोई सिग्निफिकेंट चेंज है तब। अगर इसके हम लेवल की बात करें, पीपैप की बात कर रहे हैं, तो हमें लेवल पता होना चाहिए, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इनकी लेवल के बारे में पूरा हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। ठीक है, और इसमें होता है कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या क्या है, जो पीपैप के अंदर जो 18 डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट के बारे में आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, ये डॉक्यूमेंट क्या है इनको पूरा पता होना चाहिए, और किस लेवल में कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिशन किया जाएगा ये भी हमें पता होना चाहिए। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5। तो जिस जिस लेवल का आपका डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी रिक्वायरमेंट दे रखी है। अब जहां देखिए लेवल 1 में क्या है, आर दिया हुआ है, तो आर का मीन मतलब क्या है, आर का मतलब समझते हैं, द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन एप्रोप्रिएट लोकेशंस एंड मेक अवेलेबल कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, यानी वो अवेलेबल करा देगा जब कस्टमर की रिक्वेस्ट होगी तब। ठीक है, द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन एप्रोप्रिएट लोकेशंस एंड मेक अवेलेबल कराएगा जब कस्टमर अपॉन रिक्वेस्ट, जब कस्टमर रिक्वेस्ट करेगा तब। जहां भी फर्स्ट लेवल में आर दिया हुआ है और 5 लेवल में भी आर दिया हुआ है। अब आप देख पा रहे हैं थर्ड लेवल में एस दिया हुआ है ना, और कहीं आर दिया हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, एस का मतलब है द ऑर्गेनाइजेशन शेल सबमिट कस्टमर रिटेन एप्रोप्रिएट लोकेशंस एंड डॉक्यूमेंट आइटम्स एंड एप्रोप्रिएट लोकेशन। यानी देखो ये क्या कहेगा, द ऑर्गेनाइजेशन शेल सबमिट टू द कस्टमर एंड रिटेन, यानी एक कॉपी तो कस्टमर सबमिट कर दी उसने, सबमिट कस्टमर एंड रिटेन ए कॉपी रिकॉर्ड डॉक्यूमेंट्स आइटम्स एप्रोप्रिएट लोकेशन, यानी वो अपनी कंपनी में रखेगा भी और एक कॉपी कस्टमर को भी दे देगा। तो बाय हम देखते हैं थर्ड लेवल में एक डॉक्यूमेंट कंपनी को दे जाता है कस्टमर के लिए, एक कॉपी अपने कंपनी रिटर्न करते हैं। ठीक है, और लेवल 4 में क्या दे रहा है, स्टार दिया हुआ है। स्टार का मतलब क्या है, द ऑर्गेनाइजेशन शेल रिटेन एप्रोप्रिएट लोकेशंस एंड सबमिट अपॉन कस्टमर रिक्वेस्ट, यानी जब कस्टमर रिक्वेस्ट करता है तब हम कस्टमर को सबमिट करते हैं, कस्टमर मांगता है तब देते हैं, और अदरवाइज से पहले हम उसको नहीं देते हैं। तो तीनों का मतलब समझ में आया। यानी एस का मतलब है हम एक कॉपी अपने पास रखेंगे, एक कॉपी कस्टमर को दे देंगे, इसका मतलब ये हो गया आपका। ठीक है, इसका मतलब हो गया जब कस्टमर मांगेगा तो उसे हम अवेलेबल करा देंगे, दिखा देंगे, ऑडिट करवा देंगे, उसको सबमिट नहीं करेंगे, इसका मतलब ये हो गया। तीसरे का मतलब हो गया हम कस्टमर को डॉक्यूमेंट जब मांगेगा तब देंगे, उससे पहले हम नहीं देंगे। तो जहां पे आप देख पा रहे हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट में एस लगा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट में स्टार लगा है, उसी हिसाब से आप कस्टमर को सबमिट डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। तो इस स्लाइड का आपका काफी भूमिका रहती है, इसको आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें तो इसी में कुछ आपका सबमिशन स्टेटस होते हैं, जैसे हम कुछ अप्रूव करता है, कुछ इंटरम टेम्पररी अप्रूवल करता है, कुछ रिजेक्ट कर देता है। तो अब किस बेस पे आपका प्रोजेक्ट रखता है, अगर फुली अप्रूव कर दिया तो आप उसको चला सकते हो प्रोडक्ट को, और उसको कंडीशन देखनी पड़ेगी, उसकी कंडीशन है क्या, है ना। इंटरनल अप्रूवल दिया है कि ठीक है ये समस्या है, समस्या को सॉल्व करो और अपना प्रोडक्शन चलाओ। अब समस्या कुछ भी हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट की हो सकती है, कुछ पार्ट में प्रॉब्लम की हो सकती है, कुछ वेरिएशन की हो सकती है, वो समस्या को बताया है उसके हिसाब से सही करो और चलाओ। अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो रिजेक्ट किया हुआ आपको पे देखना पड़ेगा क्यों रिजेक्ट किया, उसको सुधारना पड़ेगा,
तभी आपको सप्लाई देनी पड़ेगी। इसका मतलब है आप सप्लाई तभी सबमिट करेंगे जब कस्टमर से गो थ्रू हो जाएंगे, तब जब कस्टमर बोलेगा भाई अब आप प्रोडक्ट को दे सकते हो, ये कस्टमर आपका अप्रूवल दे दिया हमने, तब ये आपका दे सकते हैं। तो ये पीपैप के लिए बात थी ये। अब बात करते हैं हम एपीक्यूपी की। एपीक्यूपी में आपको पता होना चाहिए एडवांस प्रोडक्ट क्वालिटी प्लानिंग जो है, इसमें आपका पूरा प्रोसेस समझ में आना चाहिए। हम कोई नया प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसकी पूरी योजना कैसे करनी है हमें, क्या मशीन अवेलेबल है, क्या मटेरियल अवेलेबल है, क्या मैन पावर अवेलेबल है। तो स्टेप बाय स्टेप हम इन सारे क्लोजों में यही समझते हैं, जिसमें फेसेस होते हैं, इसमें से 5 फेसेस होते हैं। 5 फेसेस हम यही समझते हैं। पहले प्लानिंग करेंगे, प्रोडक्ट की डिजाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे, प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट करेंगे ना, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन करेंगे, उसके बाद फीडबैक असेसमेंट करेक्शन एक्शन चलता रहेगा साथ साथ में। ये सारी एक्टिविटी हम समझते हैं एपीक्यूपी में। तो ये सारी एक्टिविटी, अब ये पीडीसी बेस होता है, प्लान डू चेक एक्ट, इसके अंतर्गत आपका ये प्रोसेस चलता रहता है। यानी फेज 1 में ये सारी एक्टिविटी करेंगे, टीम फैसिलिटी स्टडी करेंगे, जैसे मैंने बात करी कि हमारा प्रोसेस चलने लायक है, क्या क्या मशीन है अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है क्या, मैन पावर अवेलेबल है क्या, ये सारी फैसिलिटी देखते हैं हमारे प्रोडक्ट की फैसिलिटी है क्या। फिर वॉइस ऑफ द कस्टमर, कस्टमर से बात करते हैं, मार्केट में रिसर्च करते हैं। ये सारी एक्टिविटी होती है फेज 2 की। ये फेज 2 की होगी एक्टिविटी, ये फेज 3 की एक्टिविटी है। इस तरह से फेज 4 में आपका पीपैप सबमिट हो जाता है, और फेज 5 में आपका पूरा फीडबैक असेसमेंट करेक्शन एक्शन चलता रहता है साथ साथ ये सारी एक्टिविटी। ये तो आपका होता है एपीक्यूपी की पूरी एक्टिविटी, पूरी डिटेल के साथ ही है। ठीक है, इसी बात हम बात करते हैं फिर एफएमई की। एफएमई भी आपको तो पता होगा कि उसके फेलियर, मोड, इफेक्ट एनालिसिस क्या क्या है, उसमें फेलियर क्या है, मोड क्या है, इफेक्ट क्या है और एनालिसिस क्या है। हम कैसे एनालिसिस करते हैं, किस फेलियर को एनालिसिस करने के लिए हम क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, ये सारी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी हो गई हमारी, ये इनको समझते हैं। अब देखो फेलियर क्या होता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, अब ये डाई कास्टिंग का पार्ट लिया हुआ है, तो डाई कास्ट में क्रैक आया, ये हमारा फेलियर है। मोड क्या है, किस कारण से आया, हाई टेम्परेचर की वजह से आया या लेस डाइट कोड की वजह से आया, मतलब किस कारण से आया, मोड क्या है इसका। इफेक्ट क्या होगा, यूर प्लांट, शिप टू प्लांट और एंड यूजर। यानी क्रैक है तो आपके प्लांट में क्या होगा, पार्ट रिजेक्ट होगा। अगर आपने आगे भेज दिया तो क्या होगा, असेंबल होगा, वहां दिक्कत करेगा। उसने भी असेंबल कर दिया तो आगे क्या होगा, यूज करेगा, उसको प्रॉब्लम होगी। इसका इफेक्ट क्या रहेगा, इसको एनालिसिस करते हैं हम। इसको एनालिसिस करने के लिए हम देखते हैं सेवरिटी अकरेंस डिटेक्शन। इसका सेवरिटी कितनी है, अकरेंस कितना है, कितना अकर हो रहा है, और डिटेक्ट कैसे करेंगे। तो जी हम आरपीएन नंबर कैलकुलेट करते हैं इसके, है ना। इसके हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आरपीएन नंबर हम कैलकुलेट करते हैं इसके। उसके बाद हम देखते हैं एक्शन प्रायोरिटी नंबर, जे ओल्ड में था। सर इसका हम बोल रहे कि पूरे सा डिटेक्शन कैसे निकालते हैं, कहाँ से निकालेंगे। ये इसका टेबल होती है, इसकी टेबल होती है। हाँ तो टेबल का सर वो 1000 करके कुछ दिया हुआ है, तो कुछ समझ में नहीं आया समझ। तो इसके लिए आपकी कंपनी में परसेंटेज निकाल लो ना, उसको पीपीएम का, पीपीएम में परसेंटेज पीपीएम निकाल लो, से इतने परसेंटेज में इतना नंबर रहेगा। वो नंबर होता है, परसेंटेज होता है इसमें, है ना, उसके बेस पे। डिटेक्शन का, डिटेक्शन का हम डिटेक्ट कैसे करते हैं, डिटेक्शन टेबल में दिया होता है, डिटेक्ट कैसे करते हैं भाई, विजुअल डिटेक्ट कर रहे हैं, इंस्पेक्शन करके डिटेक्ट कर रहे हैं, या कोई सेंसर लगा रखा है, कोई पोका वोका लगा रखा है, क्या डिटेक्ट कर, कैसे प्रॉब्लम को पकड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा, है ना। डिटेक्ट कैसे कर रहे हैं आप, कैसे पकड़ रहे हैं उसे, और सेवरिटी आपको कितना श्योर है, कितना घातक है। ठीक है, उसकी टेबल में सब दिया है। जब उसकी टेबल पढ़ोगे ना, उसमें सब दिया है। ये ओल्ड एफएमई में। न्यू एफएमई अब दे दिया है एक्शन प्रायोरिटी, हाई, मीडियम, लो। इसका भी टेबल दी हुई है, न्यू और ओल्ड की दोनों टेबल्स हैं, वहां पे आप देख सकते हो। अगर आपने मेरी कोल्ड अच्छा। ली होगी ना, तो आपको मेरे साथ शेयर भी की होगी इसकी ये टेबल्स, है ना। हाँ तो उसमें शेयर किया तो 1000 वाला कुछ था। हाँ, तो उसको परसेंटेज में मेरे से जब क्लास करेंगे डाटा सेशन में, उसका उसकी भी समझ लेना मेरे से, मैं पूरा क्लियर करा दूंगा उसको मैं, है ना, उसको डिटेल। ठीक। यहाँ से ओपन नहीं होगी सीट ये, क्योंकि वो उसी क्लास में ओपन होगी, यहाँ पे नहीं ओपन हो पाएगी ये, है ना, ना नहीं ओपन होगी ये, उसमें अभी पीपीटी में नहीं होगी ये। तो ये है, इसकी हमने बात करी थी फेलियर मोड इफेक्ट एनालिसिस के लिए, तो हमने ओल्ड एफएमई देख लिया था। ठीक है, तो ये हमें इसकी नॉलेज हो गई। छठा बताया था मैंने, जो कॉम्पिटेंसी की बात कर रहा है, ये नॉलेज होनी चाहिए उसको,
है ना, किसको, एक ऑडिटर को, उसकी बात कर रहे हैं अभी हम ये। अब हमें क्या बात करी हमने, प्लान, कंडक्ट, रिपोर्ट बनाना और क्लोज आउट के बारे में उसे पता होना चाहिए। तो प्लानिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले प्लान बनाते हैं हम, है ना। मैं एनुअल इंटरनल ऑडिट का प्लान बनाया हमने, जहाँ पे आपका जो भी आपका ऑडिट एलिमेंट लिख लिया अपने, सिस्टम ऑडिट कर रहे हैं किसकी, 9001 की, 14001 की, 45001 की, वो यहाँ पे लिख सकते हैं आप। IATF की कर रहे हैं या 5S ऑडिट कर रहे हैं, प्रोसेस ऑडिट, प्रोडक्ट ऑडिट, कब कब करना है हमें, ISO ऑडिट करना है, यानी कि मान चलिए हम जो कर रहे हैं क्वार्टरली या हाफरली या ईयरली, वो यहाँ प्लान दिखा दिया हमने। तो इसमें लिखा हुआ है हाफरली में जनवरी में करेंगे, फिर जून में करेंगे, है ना, ये प्लान बना दिया हमने। IATF की ऑडिट ऐसे करेंगे, ये मंथली करेंगे हम सारी ऑडिटें। इस टाइप से आपका यहाँ पे जो भी प्रेफर बाई का साइन और जहाँ पे अप्रूव बाई का साइन, जब उसको डन हो जाएगी तो कलर कर देंगे। ये तो हो गया आपका ऑडिट का प्लान बनाना। इसी का शेड्यूल बनता है, फिर हम जो ऑडिट कर लिया हमने उसका शेड्यूल बना दिया। उसके बाद ऑडिट की एनसीज कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो ऑडिट की एनसीज हो गई आपकी ये सारी ना। जैसे आपने देखा क्या ओल्ड ड्राइंग कैसे करते हैं, फाउंड मिली, जो भी एनसीज फाइंड आउट करने का मतलब ये जो एनसीएस लिख सकते हो, है ना। RM इन्वेंटरीज इंक्रीज, आपकी RM की इन्वेंटरी इंक्रीज है। सप्लायर रेटिंग डिक्रीज, आपकी सप्लायर रेटिंग जो कि आपने टारगेट दिया हुआ था कि मेरे को चाहिए 90%, अब 90% से 75% रह गई, आपकी सप्लायर की रेटिंग कम हो रही है, तो सप्लायर पे आपने क्या एक्शन लिया, वो सब आपको ऐसे उनके पास कुछ प्रूफ होना चाहिए, है ना। ये बहुत सारी चीजें हैं, इस टाइप से आपको ऑडिट करके ऑब्जेक्टिव निकालना आना चाहिए। ये तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, इनको हम फाइंड आउट करके लिखते हैं, ठीक है। ये सब लिखे हुए हैं आपके ऑडिट पॉइंट के, ऐसी टाइप के पॉइंट्स हैं, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको रिपोर्ट प्रिपेयर करना आना चाहिए। हमने रिपोर्ट कैसे प्रिपेयर करेंगे, ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर ली हमने, ये एक समरी बनाई हुई है। अब समरी में क्या बनाया गया है देखिए, एक ऑडिट की हमने इस डेट को, ऑडिटर का नाम ये था, ऑडिटी ये था, किस क्लोज की रिक्वायरमेंट थी, इस क्लोज की रिक्वायरमेंट थी, ऑब्जर्वेशन क्या है, एसपी से NMSA फॉर ऑल क्रिटिकल डायमेंशनल ड्यूरिंग एनपीटी नॉट फाउंड। एनपीटी डिपार्टमेंट में था, उसको जो क्रिटिकल पॉइंट थे वो सब डिफाइन नहीं थे, किसका MSA करना है, किसका SPC करना है, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, एजेंसी निकाल दी। अब इन्होंने करेक्टिव एक्शन क्या लिया, ऐड कर दिया प्रोसीडर में, है ना। उन्होंने प्रोसीडर में ऐड कर दिया कि हम ये सारी चीजें डिफाइन करेंगे और ऐड करेंगे, है ना, ये सारी चीजें। तो ये हमारा क्लोज हो गई इस टाइप से, और उसका पूरा एविडेंस, ट्रेनिंग वगैरह सारा हम लिख सकते हैं। और करेक्टिव एक्शन, प्रिवेंटिव एक्शन भी आपको ये लिखने पड़ेंगे इस रिपोर्ट के द्वारा, इसमें सारा फिल करके बनाना पड़ेगा। एक समरी बनाई है मैंने, ऐसे आप बना सकते हैं ये। अब देखो यहाँ पे दिया हुआ है ISO और IATF में डिफरेंस क्या है, ये थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। ये सारी एक्टिविटी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये फुल फॉर्म है इसकी, ये इसके रिवीजन नंबर वगैरह है, ये सब दिखाया हुआ है। ये इसका एक आप देख सकते हैं इसमें, है ना। तो ये दोनों का डिफरेंस है, ये हमने देख लिया है। तो ये तो हमारी आज की क्लास थी। आपके कोई डाउट सेशन क्वेश्चन है तो भी मेरे से पूछ सकते हो। मैंने आपको एक अवेयरनेस ट्रेनिंग इसमें दिया और समझाया मैंने आपको, है ना। तो अभी इसमें कोई क्वेश्चंस हैं किसी के, वो मेरे से पूछ सकते हो, किसी का कोई डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। इस टाइप से मैंने आपको ये क्लास अटेंड कराई, और तो स्टडी कर सकते हैं आप। बाकी गूगल से भी बहुत सारी चीजें मिल जाती हैं हमें देखने के लिए, वो भी देख सकते हैं। अगर आपको ट्रेनिंग सही लगती है तो कमेंट भी कर सकते हो, ठीक है। और किस टॉपिक पे ट्रेनिंग लेनी है वो भी ट्रेनिंग का कमेंट कर सकते हो आप। तो उस टॉपिक पर ट्रेनिंग लेके हम चालू कर देंगे ट्रेनिंग देना उसके लिए, हाँ। तो ये भी आप कमेंट कर सकते हो। ये सारी एक्टिविटी थी हमारी, और बाकी हमारी सर्विसेज हैं, वो भी ले सकते हो। हेलो, हाँ ललित जी बोलिए। हाँ सर, एक क्वेश्चन था। हाँ अभी ये बोलिए। जो VDS 6.3 प्रोसेस ऑडिट, हम्म। हेलो हाँ बोलिए, सुन रहा हूँ। सर, इसका और हाँ हाँ IATF का और VDS 6.3 का मतलब सर, इसका कनेक्शन कैसा है? ये दोनों अलग अलग है क्या? हाँ दोनों अलग अलग हैं, दोनों डिफरेंस हैं। BDA 6.3 प्रोसेस ऑडिट के बारे में बात करता है, और IATF पूरा स्टैंडर्ड के वो क्लोजर का बात करता है, ठीक है। IATF सिर्फ क्लॉज के बारे में बात करता है ना, और हाँ VDS 6.3 ओनली प्रोसेस। प्रोसेस के बारे में बात करता है, पूरे सिस्टम के बारे में बात करता है उसमें से, है ना। अच्छा, हम्म। ओके ओके। फिर इसको क्लोज करें मीटिंग को। कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं, बाकी क्लोज करते हैं, ठीक है।
सर CQI का आप ट्रेनिंग देते हैं क्या? अभी चालू नहीं किया है, कर सकते हैं उसका हम ट्रेनिंग चालू, है ना। अभी कोई बैच में मान लीजिए रिक्वायरमेंट। CQI 12 का जैसा आप लोग का चलता है। चालू कर देंगे उसका भी, है ना। हाँ तो मेरे को कमेंट कर देना, उसका भी हम अगर बैच बना देंगे, अगर बैच बन जाएगा तो कर लेंगे उसको ट्रेनिंग। कम से 2-3 लोग बच्चे तो होने चाहिए बैच में, है ना। चालू कर देंगे उसका, हाँ, बात तो सही है। है ना। एक को उड़ाने कोई तो नहीं होगा ना फिर। नहीं नहीं, हाँ एक सर, में एक नहीं क्वेश्चन होगा रहेगा। बोलिए। हाँ, अभी जो ये सर ने जो पूछा CTQ और CTP, हाँ। CTP में तो सर हम जो मतलब CC या SC है, जो अगर प्रोडक्शन में कोई हमारे पैरामीटर जो सिग्निफिकेंट मैच में हो रहे हैं या फिर प्रोसेस के लिए हमारे थोड़े कुछ क्रिटिकल हो रहे हैं, तब हम CTP करेंगे ना, हम्म टिपिकल टू प्रोसेस, हम्म उसको एक्चुअल डायमेंशन में लाने के लिए। हम्म राइट ना सर? राइट है। और CTQ इसलिए पूछना था, CTQ हम कैसे यूज करेंगे, मतलब अगर वो प्रोसेस में अगर सही है तो CTQ में भी तो सही हो गया ना वो, मतलब देखो, तो इन दोनों की CTQ जरूरत क्यों पड़ती है? एक प्रोसेस के लिए तो वो खाली प्रोसेस में हेलो। बात कर रहा है, और CTQ टोटल क्वालिटी की बात करता है। हाँ हाँ क्रिटिकल टू क्वालिटी, है ना। हाँ, तो इधर भी हमारा SC और CC दोनों आएगा ना सर, मतलब पैरामीटर, हाँ बाकी पूरा नहीं आएगा ना ऐसा, हाँ, पूरा नहीं आएगा। जो सिर्फ हमें क्रिटिकल लग रहे हैं हम्म कस्टमर रिक्वायरमेंट में, जी हम बस उसका ही CTQ करेंगे ना। जी। ऐसा नहीं है ना सर, मतलब पूरा प्रोडक्ट लेंगे, उसके पूरे पैरामीटर चेक करके उसका लेआउट इंस्पेक्शन रिपोर्ट वगैरह बना के फिर कस्टमर को देंगे, ऐसा नहीं रहेगा ना। सिर्फ जो क्रिटिकल आ रहा है मतलब पैरामीटर, हम उसको ही चेक करेंगे ना। जी, CTQ वही करेंगे जी। CTQ प्रोसेस को देखेंगे पूरा, है ना। ये सब रहता है। अच्छा, हम्म, ओके सर, बरोबर है ना हाँ बरोबर है। सर? यस, थैंक यू।